जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माई एग्जाम पॉइंट में। दोस्तों आज का हमारा सामान्य ज्ञान, सामान्य जानकारी एवं करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस सेट होगा। और सारे वीडियो का लिंक दोस्तों आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट के क्लासेस है सारे। और दोस्तों प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रैक्टिस सेट के जितने क्लासेस है आप देख लीजिएगा, आपके लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, मंजिल जो है उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है ना। पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है, ठीक है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। तो दोस्तों तैयारी करते रहिए जम के। अगर आपको अपना ड्रीम 2023 में कंप्लीट करना है, ठीक है, अगर आपका सपना है तो उसको कंप्लीट करने के लिए आपको जी जान से मेहनत करना चाहिए। चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग जो है लिंक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ठीक है। कुछ लोगों को जोड़िए क्लास में। तो चलिए आज का हमारा क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखते हो, कौन सी एजेंसी, इसमें कौन सी ऐसी एजेंसी है जो अपने सदस्य देशों को सुलभ ऋण यानी कि सॉफ्ट लोन देती है, ठीक है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है आईडीए, आईएफसी, आईएएफ या आईएमएफ। तो दोस्तों आप मेरे साथ साथ आंसर जरूर कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। ऐसे कौन सा एजेंसी है जो अपने सदस्य देशों को सुलभ ऋण यानी कि सॉफ्ट लोन देती है। तो अगर इसके आंसर की मैं बात करूं, आप अपना आंसर जरूर मैच कर लीजिएगा। आप सभी लोग दोस्तों कमेंट जरूर करिए और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर बना है, ठीक है। तो इसमें जो है आंसर क्या होगा, इसकी कौन सी एजेंसी है दोस्तों। एजेंसी का नाम क्या है, आईडीए। क्या दोस्तों, आईडीए। आईडीए एजेंसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, मतलब अंतरराष्ट्रीय 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 विकास परिषद। क्या, अंतरराष्ट्रीय विकास परिषद। तो अंतरराष्ट्रीय विकास परिषद जो एक एजेंसी है जो अपने सदस्य देशों को सुलभ ऋण यानी कि सॉफ्ट लोन प्रदान करती है। और दोस्तों ये अंतरराष्ट्रीय विकास बैंक, ये जो है विश्व बैंक का ही एक क्या है, ब्रांच यानी कि संस्था है या शाखा मान सकते हो, ठीक है। इसका एक संस्था है, विश्व बैंक का ही एक संस्था है अंतरराष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी अगर स्थापना की बात करते हैं, स्थापना कब हुआ, आईडीए की स्थापना कब हुआ दोस्तों। आईडीए की स्थापना 1960 में हुआ। कब हुआ, 1960 में है। और अगर इसकी मुख्यालय की बात करते हैं, मुख्यालय कहाँ दोस्तों, आईडीए की मुख्यालय वॉशिंगटन में। कहाँ दोस्तों, वॉशिंगटन में है। और दोस्तों अंतरराष्ट्रीय विकास परिषद को कहा जाता है ऋण देने की खिड़की, ठीक है। ऋण देने की खिड़की या ऋण देने वाली खिड़की या उदार ऋण खिड़की बोला जाता है। उदार ऋण खिड़की के नाम से भी जानते हैं, ऋण खिड़की, क्योंकि ये अपने सदस्य देशों को ऋण प्रदान करते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन क्या है, जिस देश के प्रति व्यक्ति आय जो है, प्रति व्यक्ति आय $375 से कम, उन्हीं देशों को ये ऋण प्रदान करती है, ठीक है। अगर $375 से ऊपर की प्रति व्यक्ति की आय है तो हाँ वो लोन देते नहीं है, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड जो है, बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है, बैंकिंग से, स्टॉक मार्केट से, विदेशी मुद्रा रिजर्व से या आंतरिक व्यापार से। तो दोस्तों आप सबसे पहले आंसर कमेंट करिए क्या होगा। बुल एंड बियर का संबंध किससे है दोस्तों, बुल एंड बियर का संबंध किससे है, बुल एंड बियर का दोस्तों संबंध है स्टॉक मार्केट से। किससे है दोस्तों, स्टॉक मार्केट से संबंध है। किससे संबंध है, स्टॉक मार्केट से संबंध है। बुल कब कहा जाता है, जब आपके शेयर की कीमत बढ़ती है, उसको क्या नाम देते हैं, बुल, ठीक है। जब शेयर की कीमत बढ़ती है स्टॉक मार्केट में तो उसको बुल कहा जाता है। और बियर कब कहेंगे, सेम इसका विपरीत होगा। कब, जब शेयर की कीमत घटती है। क्या होता है दोस्तों, घटती है। जब कीमत घटती है तो उसको बियर कहती है, ठीक है। या मंदी होती है, मंदी, मार्केट में मंदी हो जाता है। इससे क्या होता है, देश की अर्थव्यवस्था में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मतलब मार्केट में घाटा होगा, कीमत में घटेगी तो सीधी बात अर्थव्यवस्था में भी नकारात्मक प्रभाव पड़ना है, ठीक है। तो क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, जाप्ती, धसाला, नसक या कानकूट। तो दोस्तों इसका आंसर कमेंट करिए, आपके इतिहास से क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसमें बंदोबस्त व्यवस्था की बात करते हैं। बंदोबस्त व्यवस्था क्या होता है दोस्तों, बंदोबस्त व्यवस्था जिसके आप भू राजस्व व्यवस्था बोल सकते हैं, भू राजस्व व्यवस्था जिसे बंदोबस्त व्यवस्था कहते हैं। बंदोबस्त व्यवस्था ये धसाला व्यवस्था है। क्या है दोस्तों, धसाला जो अकबर कालीन था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर, दीन ए इलाही का प्रचार किसने किया, बाबर ने, अकबर ने, औरंगजेब ने या शाहजहां ने। तो दोस्तों इसका आंसर जरूर कमेंट करिए क्या होगा, दीन ए इलाही का प्रचार किसने किया दोस्तों, दीन ए इलाही का प्रचार जो है
अकबर ने किया था। किसने किया था दोस्तों? अकबर ने किया था दीन ए इलाही का प्रचार। और ये दीन ए इलाही को हिंदू एक्सेप्ट नहीं किए थे, केवल बीरबल ने इसको एक्सेप्ट किया था। क्योंकि बीरबल नहीं स्वीकारा था, बाकी सभी ने अस्वीकार किया था। और इसकी शुरुआत की बात करें जो है 1582 में स्टार्ट किया था। 1582 ईस्वी में शुरू किया था, किसके? दीन ए इलाही की। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5th है, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा या महानदी? सिंपल सी क्लियर है, गोदावरी, कृष्णा और महानदी, ये तीनों भैया बंगाल की है। तो इसलिए आपका ऑप्शन रह गया कौन सा? ताप्ती। ताप्ती नदी जो है अरब सागर में गिरने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर। देखिए यहाँ पूरा क्वेश्चन क्लियर नहीं है कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, एक होगा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, एक होगा जनसंख्या के अकॉर्डिंग। ठीक है, जनसंख्या के अकॉर्डिंग आपके पास ऑप्शन है वाराणसी, पटना, कानपुर और प्रयागराज। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? अगर हम क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखें, किसके अकॉर्डिंग? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, तो आपका आंसर होगा प्रयागराज। क्या होगा दोस्तों? प्रयागराज। अगर हम जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखें, किसके अकॉर्डिंग? जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखें तो ये होगा कानपुर। तो होगा दोस्तों कानपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार जो कानपुर शहर है, इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या जो गंगा नदी के किनारे बसती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या किसी के भी द्वारा नहीं है। दोस्तों इसका आंसर बहुत सिंपल है, आप कमेंट करिए क्या होगा। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? दोस्तों राज्यसभा किसी की भी द्वारा भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसमें केवल सदस्यों की संख्या हर 2 साल में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम कहें लोकसभा के बारे में तो लोकसभा को भंग की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति या लोकसभा के प्रति? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? कमेंट करिए आंसर क्या होगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, ये जो है आपके मंत्रिपरिषद की बात करते हैं, ये जो है आपके अनुच्छेद 75 थर्ड में, ठीक है, 75 में दिया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायित्व होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9, भारत की प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये तो बहुत सिंपल आप लोग आना चाहिए। जीवी मावलंकर, एस राधाकृष्णन, जीवी पंत या सीडी देशमुख। कौन है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष? जीवी मावलंकर। कौन है? जीवी मावलंकर थे। ठीक हो जाए 1952 में लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है? कोची को, विशाखापट्टनम को, कोयम्बटूर को या फिर आपके बेंगलुरु को? तो दोस्तों दक्षिण भारत के मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत को मैनचेस्टर, तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, राजकोषीय घाटे का वही हिस्सा जो सरकार नोट छापकर पूरा करती है उसे कहा जाता है? राजस्व घाटा, मौद्रिक घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा या प्राथमिक घाटा? दोस्तों राजकोषीय जो घाटा है इसको सरकार नोट छापकर पूरा करते किसके साथ मिलके? भाई रिजर्व बैंक के आरबीआई से मिलके सम्मिलित रूप से नोट छापकर उस चीज को पूरा करता है। लेकिन ये कौन सा नीति होता है? इसको बोलते हैं मौद्रिक नीति। कौन सा नीति दोस्तों? मौद्रिक नीति के माध्यम से करते हैं। ठीक है, तो इससे जो घाटा होती है उसको क्या कहा जाता है? मौद्रिक घाटा। क्या कहा जाता है दोस्तों? मौद्रिक घाटा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 12 है, निम्न में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र है? बकिंघम नहर या इंदिरा गांधी नहर, ऊपरी गंग नहर, ताजेवाला नहर? दोस्तों इसका आंसर भी आप लोगों को मेरे ख्याल से पता होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा भी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ जो है जितने परियोजना देख रखा है, सबसे बड़ी परियोजना जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत का ही नहीं पूरी विश्व का सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। ठीक है, ये जो है पूरे विश्व में नंबर 1 है। विश्व का 1 नंबर पे है। ये जो है पंजाब के फिरोजपुर हरिके बांध में है। ठीक है, हरिके बांध से निकलती है। और इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? इसका दूसरा नाम राजस्थान परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान सिंचाई परियोजना इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है भारत की सबसे बड़ी सिंचाई संयंत्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30 नंबर, निम्न में से किस प्रकार की मृदा केरल में अधिक मात्रा में पाई जाती है? जलोढ़ मृदा, लैटराइट मृदा, बलुई मृदा या फिर चिकनी? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? केरल में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लैटराइट मिट्टी पाई जाती है, यानी कि लैटराइट मृदा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
14 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है? नाइट्रीकरण, देखिए नाइट्रीकरण प्रक्रिया आप लोगों को पता होगा कि अमोनिया और अमोनियम दोनों को सम्मिलित रूप से जो नाइट्रेट में चेंज होती है या नाइट्रेट में रूपांतरित होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रीकरण। इस प्रक्रिया में क्या होता है? नाइट्रीकरण में नाइट्रोजन को संचित किया जाता है, नाइट्रोजन को मृदा में संचित किया जाता है। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला है नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, बिल्कुल नहीं, मोनोऑक्साइड आएगी नहीं। नेक्स्ट नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी नहीं होता है। अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतर, देखिए मैंने बताया अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतर ये होता है नाइट्रीकरण में। क्या होता है? मृदा में यानी कि भूमि में, मृदा में क्या करता है? नाइट्रोजन को संचित करता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यही आपका करेक्ट आंसर हो रहा है, और ये ऑप्शन डी ये भी आपके गलत होगा, नाइट्रेट या नाइट्रिक ऑक्साइड में रूपांतर, ये भी आपके ऑप्शन रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, निम्न में से किस देश में एस्बेस्टोस अधिक मात्रा में पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अफ्रीका या रूस? देखिए एस्बेस्टोस के बारे में बात करें, अगर एस्बेस्टोस 2011 के रिकॉर्ड के अनुसार सर्वाधिक मात्रा में एस्बेस्टोस कनाडा में पाया जाता है, लेकिन अगर 2012 में जो सर्वे हुआ 2012 के अकॉर्डिंग सर्वाधिक मात्रा में कहा? रूस में। तो आपका आंसर कौन सा होगा? रूस वाला होगा। ठीक है, रूस में सबसे अधिक एस्बेस्टोस पाया जाता है। ये अप्रॉक्स 65% एस्बेस्टोस जो रूस में आया, 2012 की रिकॉर्ड है। ठीक है, ठीक है, तो कैसे किसी बुक में 55% भी लिखा होगा, यानी कि 55 से 65% के बीच में अगर कोई ऑप्शन देख रखा वही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16, बैडन कप का संबंध निम्न में से किस खेल से है? फुटबॉल से, हॉकी से, बैडमिंटन से या क्रिकेट से? दोस्तों बैडन कप किससे संबंधित है? बैडन कप हॉकी से संबंधित है ना, हॉकी खेल से संबंधित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17, सूर्य मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में, गुजरात में, कर्नाटक में या तमिलनाडु में? दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा सूर्य मंदिर कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में है। कमेंट करते रहिए, उड़ीसा में सूर्य मंदिर स्थित है। उड़ीसा में कहाँ है? उड़ीसा के कोणार्क में है। कहाँ दोस्तों? उड़ीसा के कोणार्क में जो है सूर्य मंदिर है। ठीक है, और इसको जो दूसरे एक नाम से जाना जाता है, क्या कहते हैं इसको? ब्लैक पगोड़ा नाम से जाना जाता है सूर्य मंदिर को। ठीक है, इसके अगर निर्माण की बात करें, इसका निर्माण किसने करवाया था? 13वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में नरसिंह देव ने बनाया था, नरसिंह देव जी ने बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 नंबर, जीवाणुओं को डैश द्वारा मापा जाता है? किससे? होमेसाइटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, कैलोरीमीटर या ऑक्सीजनोमीटर? आपका आंसर क्या होगा? जीवाणु को किससे नापा जाता है दोस्तों? जीवाणु को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से नापा जाता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से नापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 98, घुमावदार कटाव जिससे नदी घाटी फैल जाती है। ठीक है, घुमावदार कटाव जिससे नदी घाटी फैल जाती है वो क्या कहती है? पार्श्व शरण होता है, अधोलंब शरण होता है, सतह शरण होता है या माध्य शरण होता है? इस घुमावदार कटाव को क्या नाम देते हैं? पार्श्व शरण। क्या बोलते हैं? पार्श्व मतलब साइडों से शरण होती है, तभी ये नदी की घाटी फैल जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 20 नंबर, संविधान। देखिए यहाँ केवल संविधान लिखा है, आगे यहाँ ऑप्शन में आपको देखना है कि कौन सा जो संविधान के अनुसार है। पहला, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर मुक्त रहता है। बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों मुक्त रहेंगे भाई? संविधान में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया ना, एक व्यक्ति के राष्ट्रपति पद पर पुनः निर्वाचन की आज्ञा देते। बिल्कुल सही है भाई, एक व्यक्ति को दोबारा राष्ट्रपति बनने का पुनः निर्वाचन की आज्ञा देता है, क्योंकि अनुच्छेद 57 में ये बताया गया कि कोई व्यक्ति जितने बार चाहे, ठीक है, जितने बार हो निर्वाचित हो सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 57 में है राष्ट्रपति को चाहे जितने बार हो चुने जाने का प्रावधान है। नेक्स्ट आपको ऑप्शन नंबर सी देखते हो, एक व्यक्ति केवल 2 बार, बिल्कुल नहीं, जितने बार हो उतने बार निर्वाचित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी में केवल एक कार्यकाल के लिए, ये भी रॉन्ग है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो ये बी है ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21, चिकनी मांसपेशी डैश में पाई जाने की संभावना होती है? कहां पर? टांगों की मांसपेशियों में, बाजुओं की मांसपेशी में, अमाशय में या हृदय में? तो दोस्तों चिकनी मांसपेशी की बात करें, चिकनी मांसपेशी कहां पाई जाएगी? अमाशय में होगा ना, क्योंकि अमाशय में डाइजेशन जो प्रोसेस होता है उसमें पेरिस्टेटिक मोमेंट, कौन सा मोमेंट होता है दोस्तों? पेरिस्टेटिक मोमेंट जो होता है, पेरिस्टेटिक मोमेंट जो होता है फूड पाइप में जो है कौन सा पेरिस्टेटिक मोमेंट होता है वहां, इसलिए चिकनी मांसपेशियां अमाशय में पाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 22, सिनगॉग किस धर्म का प्रार्थना स्थल है? पारसी गालों का, ताओ का, यहूदी का या सिद्धों का? दोस्तों सिनगॉग जो है यहूदियों का प्रार्थना स्थल है। ठीक है, यहूदियों का प्रार्थना स्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित घरेलू हवाई अड्डा डैश में है? कहां पर है? तिब्बत में, नेपाल में, भारत में या चीन में?
दोस्तों सबसे ऊंचाई पर घरेलू हवाई अड्डा की बात करें, सबसे अधिक ऊंचाई पर घरेलू हवाई अड्डा कहाँ है? तिब्बत में है। कहाँ दोस्तों? तिब्बत की सबसे अधिक ऊंचाई पर घरेलू हवाई अड्डा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24, जीव विज्ञान की किस शाखा का संबंध विलुप्त जीवों, देखिए विलुप्त जीवों के अध्ययन किया जाता है, यह अध्ययन से है, विलुप्त जीवों के अध्ययन से है। आपके इसमें ऑप्शन देखे रखा है पैलिनोलॉजी, फाइलोजेनी, पैलियोबॉटनी या पैलियंटोलॉजी। तो दोस्तों विलुप्त जीवों का अध्ययन किसमें किया जाता है? पैलियंटोलॉजी में किया जाता है। किसमें? ये जीव विज्ञान का एक शाखा है, कौन सा? पैलियंटोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25, नियत दृष्टि से कम दूरी, ये आप लोगों को पता होगा कितना होना चाहिए नियत दृष्टि से, यानी कि स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है ना, 25 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, आंसर देते रहिए, आप अपने स्कोर भी देख लीजिए कितना आपके सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 नंबर, मांग कब एक अनुदान बन जाता है? ठीक है, मांग जो है कब अनुदान बन जाता है? जब एक मांग प्रस्तावित की जाती है, जब हमसे कोई चीज प्रस्तावित किया गया, बिल्कुल नहीं, प्रस्तावित होने पर अनुदान थोड़ी ना कहेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है, मांग पर चर्चा समाप्त हो जाने के बाद, में चर्चा समाप्त हो गया तो अनुदान कहां से होगा? नेक्स्ट आपके सी नंबर, मांग स्वीकार हो जाने पर, बिल्कुल सही है, मांग जब स्वीकार कर लिया गया तब उसको अनुदान कह सकते हैं। ठीक है, तो इनका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो रहा है। लास्ट ऑप्शन है आपके बजट सत्र बंद हो जाता है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। ठीक है, मांग जो है जब मांग जो है अनुदान कब बन जाता है? जब मांग स्वीकार हो जाता है। ठीक है, जब उसको स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 27, नीली क्रांति का संबंध ऐसे है मछली उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से या दुग्ध उत्पादन से? कमेंट करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है दोस्तों, नीली क्रांति का संबंध किससे? मछली पालन से, मुख्य रूप से झींगा मछली का पालन से है। ठीक है, मछली पालन से। आप बताइए दोस्तों, खाद्यान्न उत्पादन का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन का संबंध कौन सी क्रांति से है? खाद्यान्न उत्पादन इनकी हरित क्रांति से होगा ना, हरित क्रांति से होगा। और अगर दुग्ध उत्पादन की बात करें, दुग्ध उत्पादन का संबंध कौन सी क्रांति से? श्वेत क्रांति। कौन सी? श्वेत क्रांति से है। आगे बताते हैं, तिलहन वाला, तिलहन उत्पादन किससे होगा? पीली क्रांति। क्या होगा दोस्तों? पीली क्रांति। तो इसमें आपके 4 क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 नंबर, प्रकाशीय श्वसन का सबस्ट्रेट है फ्रक्टोज, पायरुविक अम्ल, ग्लाइकोलेट या ग्लूकोज? रेस्पिरेशन चैप्टर में आपको बिल्कुल क्लियर देकर रखा होगा कि प्रकाशीय श्वसन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किसका होता है? ग्लाइकोलेट का होता है। किसका? ग्लाइकोलेट। ठीक है, क्योंकि ग्लाइकोलेट से ही प्रकाश श्वसन का शुरुआत होता है। प्रकाश श्वसन का शुरुआत किससे होता है? ग्लाइकोलेट से होता है, शुरुआत इसी से होता है। ठीक है, शुरुआत प्रकाश श्वसन का शुरुआत जो है किससे होता है? ग्लाइकोलेट से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, इसका सबस्ट्रेट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डैश के लिए उपयुक्त है? मल्टी यूजर के लिए, रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए, या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग के लिए, या सिंगल यूजर के लिए? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? कमेंट करिए। यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके लिए कौन सा ऑप्शन जो है उपयुक्त होगा? तो दोस्तों यूनिक्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मल्टी यूजर के लिए उपयुक्त होता है। किसके लिए? मल्टी यूजर के लिए उपयुक्त होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, सिंह होल निम्न में से किसकी एक घटना है? जल्दी कमेंट करें, सिंक होल निम्न में से किसकी एक घटना है? समतल भूमि के, मरुस्थल से, काट से, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों सिंक होल का जो संबंध है काट से है। किससे है दोस्तों? काट से संबंध है। ठीक है, काट का ही एक जो है घटना है वो सिंक होल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 31, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को, 27 अगस्त को, 16 अक्टूबर को, या 14 नवंबर को? तो दोस्तों विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस जो है 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 14 नवंबर को। और एक डेट फिक्स होता है, कौन सा दोस्तों? 14 नवंबर को आपके बाल दिवस भी होता है ना, 14 नवंबर को, और इसी दिन हमारा विश्व मधुमेह दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत हुआ है WHO के द्वारा हुआ था। WHO के द्वारा 1991 से स्टार्ट किया था, जो मधुमेह का ये जो विकट रूप ले रहे थे। ठीक है, विकट रूप ले रहे थे, जो बढ़ती चिंताएं थी, उसके कारण WHO ने 1991 में ये शुरू किया कि 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएंगे, और इसमें जो लोगों को जागरूक किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 32, लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, या आपके ए और बी दोनों, या दोनों में से कोई नहीं? तो आपका आंसर क्या होगा?
तो दोस्तों लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार का प्रणाली अपनाया जाता है? प्रादेशिक प्रतिनिधि भी होता है ना, ये जो है प्रत्येक 5 साल में एक बार होता है। प्रत्येक 5 साल में अगर लोकसभा में सदस्यों की संख्या बोलते हैं तो सदस्यों की संख्या कितना हुआ दोस्तों? 545 है ना, 545 है सदस्यों की संख्या वर्तमान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 33, निम्न में से किस संघ शासित प्रदेश में मंत्री परिषद चुनी जाती है? चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, दमन एवं दीव। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 33 का किस संघ शासित प्रदेश में मंत्री परिषद कहाँ का चुनी जाती है? दोस्तों मंत्री परिषद दिल्ली और पुडुचेरी में चुनी जाती है। कहाँ पर? दिल्ली और पुडुचेरी में। ठीक है, ध्यान रखना, दिल्ली और पुडुचेरी में चुनी जाती है। ये 2 राज्य है जहां पर मंत्री परिषद चुनी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो भी है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34, कदरिया महादेव मंदिर स्थित है औरंगाबाद में, खजुराहो में, जबलपुर में या चित्तौड़गढ़ में? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? आंसर आप कमेंट करिए। आंसर क्या होगा? महादेव मंदिर जो है कहाँ पर है? कदरिया के महादेव मंदिर खजुराहो में। कहाँ पर? खजुराहो में। और अगर इसके निर्माण की बात करें, इसके निर्माण किसने करवाया था? इसके निर्माण किसने करवाया था? इसके निर्माण जो है आपके चंदेल वंश राजा विद्याधर ने किया था। किसने किया था? विद्याधर ने किया था। ठीक है, विद्याधर ने जो है महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था खजुराहो में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 35, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है? विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, पेरिस में, वियना में, जिनेवा में या नैरोबी में? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा इसका? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है जिनेवा में। कहाँ पर दोस्तों? जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। इसकी अगर स्थापना की बात की, स्थापना कब किया गया था विश्व व्यापार संगठन का? 1995 में किया था। और दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का काम किया विश्व व्यापार का नियम बनाना। क्या होता है? नियम बनाना, उस बात को कंट्रोल करना व नियंत्रित करने का काम करती है विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, इसकी स्थापना 1995 में जेनेवा में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से बांसुरी वादक है? जाकिर हुसैन, हरिप्रसाद चौरसिया, रविशंकर, अली अकबर खान। तो दोस्तों बांसुरी वादक की बात करें, बांसुरी वादक इसमें मुख्य रूप से हरिप्रसाद चौरसिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 नंबर, आयरन शब्द का किस खेल से संबंध है? गोल्फ से, क्रिकेट से, फुटबॉल से या बास्केटबॉल से? दोस्तों आयरन का संबंध किससे होगा? आयरन का संबंध किससे होगा? आयरन का संबंध गोल्फ से है। ठीक है, गोल्फ खेल से है आयरन का संबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 नंबर, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2004-5, 2006-7, 2009-10 या 2011-12? देखिए थोक मूल्य सूचकांक की बात किया गया तो इसका आंसर क्या होगा? थोक मूल्य सूचकांक का आधार जो है 2011-12 को माना। ठीक है, इसमें क्या है? 2011-12 के थोक मूल्य सूचकांक को आधार मानकर, ठीक है, आधार मानकर वर्तमान में जो थोक मूल्य है उसकी क्या किया जाता है? तुलना की जाती है। क्या की जाती है? तुलना की जाती है, या हम बोल सकते हैं उसका विश्लेषण करती है। जबकि इसके जो प्रकाशन जो है, इसके प्रकाशन प्रत्येक सप्ताह में प्रकाशित किया जाता है। प्रत्येक सप्ताह में प्रकाशित की जाती है बाजार का थोक मूल्य का क्या सूचकांक चल रहा है। ठीक है, और ये प्रकाशन किसके द्वारा की जाती है? ये प्रकाशन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये प्रकाशन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रत्येक सप्ताह में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संशोधित 1991 में किस समिति द्वारा की गई थी? खेरवानी समिति, बांचू समिति, मालनोबिस समिति या नरसिम्हम समिति? ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की कब हुआ दोस्तों? 1991 में हुआ। यह एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। और इसकी स्थापना की जो समिति है वो कौन सी है? फेरवानी समिति। क्या है? फेरवानी समिति के द्वारा की गई है। ठीक, और दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज की मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई के वर्ली में होगा। ठीक है, मुंबई की वर्ली या दक्षिण मुंबई बोला जाता है। ठीक है, दक्षिण मुंबई में है राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की मुख्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 40, भारत में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? 90 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर, 115 सेंटीमीटर?
तो दोस्तों भारत में जो वार्षिक वर्षा का जो औसत है कितना है, 125 है, 125 सेंटीमीटर है, ठीक है, 125 सेंटीमीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41, भारत में 2016 विमुद्रीकरण के बाद अपनाया गया 500 के नए नोट का आकार क्या? ठीक है, 500 के नए नोट का, 500 का नए नोट का आकार क्या है दोस्तों, आपसे ये पूछा है। कमेंट करिए दोस्तों, 500 का जो नया नोट है, ओके, इसका आकार क्या है? आपके पास ऑप्शन है 60 इंटू 150 mm, 65 इंटू 165 mm, 66 इंटू 150 mm, 58 इंटू 160 mm। तो उसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 66 इंटू 150 mm जो है 500 का नोट है। और आपसे पूछेगा 2000 के नोट, जो 2000 के नोट है उसकी साइज क्या है? 2000 के नोट का साइज बता दो जरा। 2000 के नोट का साइज 66 mm इंटू 166 mm, ठीक है, थोड़ी सी साइज में लेंथ में ज्यादा होता है, ठीक है, 2000 के नोट का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 42, आरोग्य धारा 2.0 का संबंध प्रमुख रूप से केंद्र की किस योजना से है? आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत अभियान, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, राष्ट्रीय आयुष मिशन, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना, किसके अंतर्गत है आरोग्य धारा 2.0? कमेंट करिए, आरोग्य धारा 2.0 का संबंध किससे है? तो दोस्तों आरोग्य धारा 2.0 का संबंध किससे? आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना से। किससे है? आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना से है। ये इस योजना में जो है मुख्य रूप से उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था सार्वजनिक व निजी सूचीबद्ध जितने भी हॉस्पिटल है उसमें उपचार के लिए प्रति परिवार, ठीक है, प्रति परिवार 5 लाख, कितने? 5 लाख का सहायता राशि प्रदान की जाती है लाभार्थी को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 43, विश्व भुखमरी सूचकांक WHI, ठीक, कौन जारी करता है? विश्व भुखमरी सूचकांक कौन जारी करता है? वर्ल्ड हैंगर इंडेक्स जो है कौन जारी करता है? आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है कंसर्न वर्ल्ड वाइड व वर्ल्ड हैंगर हेल्प, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, या आपके इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? कौन जारी करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड व वर्ल्ड हंगर हेल्पा के द्वारा जारी की जाता है विश्व भुखमरी सूचकांक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 44, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 30 मार्च, 1 मई या 2 जुलाई? तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस। देखिए आपके दिवस से संबंधित कम से कम 2 नंबर होगा, 2 क्वेश्चन आपको दिवस से संबंधित मिलेंगे ही, ठीक है। इसलिए जितने दिवस है आपके अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय जरूर लर्न कर लीजिएगा, जितने इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दिवस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 45, राष्ट्रीय आय गणना हेतु आधार वर्ष, राष्ट्रीय आय गणना की जीडीपी का आधार वर्ष क्या माना? 2004-05, 2010-11, 2011-12 या 2016-17? दोस्तों जीडीपी का पहले जो आधार तो 2004-05 था, क्या था? 2004-05 था, लेकिन 1 जनवरी 2015 से इसी आय की गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 को माना। किसको? 2011-12 को माना। तो जीडीपी यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना जो है 2011-12 से तुलना करके एनालिसिस करके रिपोर्ट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 46, भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना मार्च 1950, अगस्त 1950, मार्च 1952 या अगस्त 1952? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? एनडीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ दोस्तों? अगस्त 1952, अगस्त 1952 में हुआ। कब हुआ था? अगस्त 1952 में, 6 अगस्त 1952 में हुआ था एनडीसी की स्थापना, जिसका अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष हुआ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47 नंबर क्वेश्चन देखो। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रतिमाह प्राप्त होगी। कितना? 3500 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए या 1500 रुपए? तो दोस्तों प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना इसकी शुरुआत कब हुआ? इसकी शुरुआत जो है आपके 2019 से शुरू किया गया, 2019
19 फरवरी 2019 में किया गया। इसमें जो है 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद उसमें जो है पेंशन के रूप में कितना राशि दी जाएगी, आपके 3000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। 3000 रुपए प्रति माह दी जाएगी। ठीक है, 3000 रुपए प्रति माह दी जाएगी। ठीक है, ये जो है सामाजिक कल्याण योजना हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 48, जनगणना तिथि और जन्म तिथि के बीच अंतराल को क्या कहा जाता है। देखिए, जनगणना तिथि और जन्म तिथि के बीच के अंतराल को क्या कहा जाता है, लिंगानुपात, आयु संरचना, अनुकूलतम जनसंख्या या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा, जनगणना तिथि और जन्म तिथि इसके बीच के अंतराल को क्या कहा जाता है, आयु संरचना। क्या कहा जाता है दोस्तों, आयु संरचना कहा जाता है। और दोस्तों आयु संरचना जो है आपके प्रत्येक आयु वर्ग में जनसंख्या के अनुपात का प्रतिनिधित्व भी करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 49, प्राथमिक घाटा है, प्राथमिक घाटा इसको राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान, या प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा प्लस ब्याज का भुगतान। नेक्स्ट प्राथमिक घाटा राजस्व घाटा माइनस ब्याज भुगतान, या आपके प्राथमिक घाटा जो है राजस्व घाटा प्लस ब्याज भुगतान। तो आपका इसमें आंसर क्या होगा दोस्तों, प्राथमिक घाटा जो है जिसमें घाटा होगा राजकोषीय जो घाटा है उसमें से हम ब्याज को अगर भुगतान कर दे, ब्याज का भुगतान करते तो जितना बची हुई है वो होगा प्राथमिक घाटा होगा। ठीक है, राजकोषीय जो घाटा है उसमें से ब्याज का भुगतान को माइनस कर दी जाती है तो आपका प्राथमिक घाटा फाइंड हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका लास्ट 50 नंबर, नीति आयोग के पद अध्यक्ष कौन होता है। इसके आंसर तो आप सभी लोगों को पता होगा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होता है ना। ठीक है, प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो बात करते हैं नीति आयोग की स्थापना कब हुआ, 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुआ। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कब हुआ, 2015 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास और ये 50 क्वेश्चन का यही तक रखते हैं और इसका सेकंड पार्ट जो है आप नेक्स्ट क्लास में लेके आते हैं और डेली आपकी प्रैक्टिस से जरूर लगेगा दोस्तों। तो आप चैनल पे जुड़े रहिए। क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और लाइक शेयर करना ना भूलिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।